तो सर्वे की हम शुरुआत करते हैं। रिपोर्ट के जरिए क्या हालात हैं पाकिस्तान में वो तो आपने देख लिए, चिंताजनक हैं पाकिस्तान के लिए। और खुद पाकिस्तान के जो आंतरिक राज्य मंत्री हैं तलाल चौधरी, वो भी मान रहे हैं कि हालात अभी ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं कि एक एवरेज रोज 9 हमले पाकिस्तान में हो रहे हैं, जिसमें 3 सैनिक हमारे मारे जा रहे हैं और 2 हमारी आम जनता जो है वो भी इन हमलों के चलते अपनी जान गंवा रही है। वो खुद मान रहे हैं कि इस आतंक के चलते पाकिस्तान में किस तरह के हालात हो गए। एक सर्वे हमने किया है, सर्वे के सवाल और फिर अपने मेहमानों के पास में चलूंगा। पाकिस्तान के पेशावर में एक और बम धमाके में कई लोगों की मौत हुई है। आतंक के चंगुल से क्या पाकिस्तान निकल पाएगा? 24% लोगों ने कहा कि हाँ निकल जाएगा। 75% लोगों ने कहा कि इस तरह के हालात रहे तो नहीं निकल पाएगा। 1% लोगों ने इस पर कोई भी राय जाहिर नहीं। अगला सवाल था कि पाकिस्तान के मंत्री तलाल चौधरी ने कहा है कि रोज 9 आतंकी हमलों में 5 जाने जा रही हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है आखिरकार? 22% लोगों ने कहा कि वो आतंकी संगठन जो पाकिस्तान में है। 36% लोगों ने कहा कि राजनीतिक अस्थिरता जिस तरीके की है पाकिस्तान में, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। जब तक सरकार स्थिर नहीं होगी, चीजें भी स्टेबल नहीं हो पाएंगी। 28% लोगों ने कहा कि धार्मिक कट्टरपंथ वो इसके लिए जिम्मेदार है। और 14% लोगों ने इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं इस वक्त। कर्नल रिटायर्ड दिनेश शर्मा जी, नीरज राजपूत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हुसैन जावेद साहब पाकिस्तान से जर्नलिस्ट हैं, वो भी साथ में जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हुसैन साहब, पहले आपके पास में आ रहा हूं क्योंकि खुद तलाल चौधरी का ये कहना, ये मुझे लगता है कि शायद आपकी भी चिंता की वजह रही होगी। सरकार भी शायद इस पर सोच रही होगी कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। और अगर मैं बात करूं, एक आंकड़ा में पढ़ रहा था कि जनवरी फरवरी के बाद से इस तरह की आतंकी घटनाओं में 73% का इजाफा हुआ है पाकिस्तान में। तो ये चिंता की बात है पाकिस्तान के लिए। लगातार रोज इस तरह की खबरें आ रही हैं, कहीं बम धमाका, कहीं अटैक, कहीं कुछ। विवेक, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जितने भी यहाँ पे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, ये बात सही है और आपने हमारे मिनिस्टर साहब का हवाला दिया जी। चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक है, और बात वही होती है जो असल में चीज फैक्ट होती है उसको वैसे ही बयान किया जाए। उन्होंने जहाँ ये बातें कही है वहां उन्होंने ये भी कहा है कि इस चीज को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। जो लोग अपने हाथों में हथियार उठा के हमारी फौज के खिलाफ आकर खड़े हो गए, उनका जवाब भी हथियार से दिया जाएगा। तो उनके लिए कोई ऐसी माफी नहीं होगी। और ये बात सही है जो आपने फैक्ट यहाँ दिए हैं। पिछला साल और ये साल जब से शुरू हुआ है, हमारे यहाँ जो हमलों का परसेंटेज है उसमें इजाफा हुआ, लेकिन साथ इसमें देखने की बात यह भी है कि अब तक 400 से ज्यादा जो आतंकी है उनको उनकी मौत भी हुई है। तो आई थिंक इस चीज को भी साथ अगर जोड़ के देखें तो नुकसान उनका भी बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये बात सही है कि ये जो जंग है, अब हम इसको खुले अंदाज से मान चुके हैं। आपको खुद पता है कि अभी हमारी पार्लियामेंट के अंदर नहीं, अंतर एक बड़ा बहुत हाई बड़ा लेवल है हुसैन भाई, अंतर एक बहुत बड़ा है। क्योंकि जो आतंकी होते हैं वो तो मतलब आतंकी होते हैं ना, आत्मघाती टाइप के होते हैं, तो सबकी मतलब उनके लिए तो है, उन्होंने तो कहते हैं ना कि खत्म। लेकिन आम पब्लिक का मारा जाना, एक सैनिक का मरना भी अपने आप में आप समझ रहे हैं ना कि कितना इन्वेस्टमेंट होता है एक सैनिक के ऊपर। और देश की आम पब्लिक का एक भी आदमी अगर मारा जाए तो वो ठीक है, आतंकी तो वो तो आ गए उसमें और खत्म, हलाक होने के लिए हैं, उनको तो मारना ही चाहिए, उनको मरना ही चाहिए। लेकिन एक भी आदमी की जान जाना ये बड़ा चिंता का विषय होता है, चाहे वो आम आदमी हो चाहे फिर वो सेना का जवान। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन साथ इस चीज पर भी ध्यान दें कि आज जो कुर्बानियां, जो सेक्रीफाइसेस दी जा रही हैं, ये आने वाले जो हमारी नस्लें हैं उनको सेव करने के लिए हो रही हैं। और ये वक्त आते हैं, कौमों पे इस तरह के वक्त आते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि ये जो इस टाइम एक तरह की आग लगी है या इस तरफ एक तरह की स्टेट ऑफ वॉर है, जो कि केपीके के अंदर भी है, बलूचिस्तान के अंदर भी है, ये कोई 3-4 माह में खत्म हो जाएगी। इसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा, लेकिन रियासत की तरफ से फैसले ले लिए गए हैं कि इन दहशतगर्दों से सख्ती से निपटा जाएगा। और इनको जो इमदाद मिल रही है, जो कि सरहद पर अफगानिस्तान से मिल रही है, जरूरत पड़ी तो वहां पर भी हम बड़ा सख्त जवाब देंगे। तो हमारी स्टेट, हमारी हुकूमत, हमारे अवाम अपनी फौज के साथ खड़े हैं और इस बारे में मुकम्मल तौर पे क्लियर भी है। एक बात मैं ऐड करूंगा जी। कि अभी आपने एक यहाँ पे बात की कि पेशावर की एक मस्जिद में ब्लास्ट हुआ है। तो मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी नौयत का ब्लास्ट नहीं था, ना ही कोई बहुत ज्यादा हलाकतें हुई हैं। आज से 4-5 दिन पहले इसी शहर के अंदर हमारे एक मुफ्ती शाकिर साहब थे, उनकी हाँ हाँ। शहादत हुई है। जी जी। उसके बाद से इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ नहीं है।
ठीक है। दिनेश शर्मा जी के पास मैं चल रहा हूं। कर्नल शर्मा, मतलब जिस तरीके के हालात हैं, और अभी हुसैन भाई ने भी इस चीज़ को माना कि हाँ, पिछले कुछ वक्त में आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है, तो क्या ये चीज़ें चिंताजनक हैं? ठीक है, मुकाबला कर रही है पाकिस्तानी सेना, लेकिन इस बीच में बहुत जानें भी जा रही हैं, और एक मिनिस्टर का इस बात को मानना कि रोज़ 9 आतंकी हमले होना, रोज़ 5 जाने जाना, ये किसी भी लिहाज से इसको हम कम करके तो नहीं देख सकते? ये किसी भी सरकार रोहित के जी, लिए चिंता का विषय एक होगा बड़ा। इंसान होने के नाते, चाहे हमारे पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार के जिस प्रकार के भी संबंध हैं, एक इंसान होने के नाते मुझे दुख हो रहा है कि इतने मासूम लोगों की जानें गई हैं, और वो भी एक रिलीजियस प्लेस के अंदर आप इस प्रकार का हमला कर रहे हैं। आज वहां हुई है, 18 मार्च को भी हुई थी, पिछले जुम्मे पर भी हुई थी, 28 फरवरी को भी हो गई थी। तो इसके लिए हमें दुख लगता है। लेकिन रोहित जी, 1947 में जब पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान की स्टेट बनी थी इस्लाम के नाम के ऊपर। उस समय इस इलाके के अंदर, रादर जो आज का पाकिस्तान है, वहां पर पश्तून भी रहते थे, बलूच भी रहते थे, सिंधी भी थे, पंजाबी थे, और सराइके भी थे। जी। उन हर एक जाति का अपना एक रहन सहन, अपनी एक संस्कृति है, अपने एक रूल रेगुलेशन है। तो पाकिस्तान ने डे वन से ये कोशिश नहीं की कि सभी जातियों को एक साथ जोड़ा जाए। उन्होंने क्या किया, इस्लाम के नाम के ऊपर स्टेट बनाई, और जितना भी बाकी लोगों का जा था, जो बाकी प्रांतों का था, उनका जो है सेंट्रलाइज किया। अब आप आ जाता है सबसे पहले टीटीपी। तो टीटीपी को किसने क्रिएट किया? टीटीपी को भी तो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने क्रिएट किया। उसके बाद जाते हैं बलूचिस्तान के ऊपर। बलूचिस्तान के अंदर 1948 से ही विद्रोह की भावना है, जो कि धीरे धीरे बढ़ती गई, और 1975 के अंदर जो इनका बलोच लिबरेशन फ्रंट बना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बलूचिस्तान के अंदर जो है, इस प्रकार से इन्होंने अत्याचार किए हैं, इस प्रकार से जेनोसाइड किया है, इस प्रकार से उनकी रिसोर्सेज को जो है दोहन किया है, और उनको उनके हिस्से में कुछ नहीं आ रहा। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं कि 1952 के अंदर जो है सुई गैस जो है वहां से वो चला, और ये बलूचिस्तान के अंदर 1982 के अंदर कोयटा के अंदर पहली बार पाइप गैस आई, और उस सुई गैस के बेस के ऊपर ही पाकिस्तान के पंजाब का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सिंध का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि लोगों के अंदर एक विद्रोह की, और जहां एक अलग अलग अलगाववादी की भावनाएं आई हैं, कि क्योंकि उनका किसी प्रकार से भी जो है उनकी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। और मैं रोहित जी एक बात बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान आर्मी या फिर किसी भी देश की आर्मी जो है, किसी भी विद्रोह को खत्म नहीं कर सकती है। विद्रोह सेना जो है उस विद्रोह को कम करके, और विद्रोह में शामिल जो लोग हैं उनको एक नेगोशिएशन टेबल के ऊपर ला सकती है, और उसके बाद जो है उनकी चैलेंजेस को, उनकी रिक्वायरमेंट को जो है पॉलिटिकली और सोशली जो है उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान का डे वन से इनकी मिलिट्री का जो है रूल है कि अगर कोई आदमी कोई प्रांत जो है अपनी डिमांड रखता है, या किसी प्रकार की अपने हिस्से की कोई मांग करता है, तो उसको मिलिट्री के थ्रू दबा दो। लेकिन रोहित जी, आज की डेट में ऐसा चलता नहीं है, और पाकिस्तान जो आज हो रहा है, ये सब इनके खुद की करने की वजह से है। हमें दुख होता है कि इनोसेंट लोग बाग मर रहे हैं। अब आप जी। देखिए 18 मार्च को, ये अभी इनके जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था कि हम सब लोग इकट्ठे हैं। अब आप देखिए 18 मार्च को जो है इनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है पार्लियामेंट को जो है ब्रीफिंग के लिए जाते हैं। वो ब्रीफिंग नहीं है, वो एक प्रकार से पार्लियामेंटेरियन को जो है लेक्चर दिया गया कि आपकी गवर्नेंस के अंदर गैप है, और हमें जो है अब अपनी स्टेट को जो है, पाकिस्तान स्टेट जो अभी तक सॉफ्ट थी, उसे हार्ड बनाना पड़ेगा, और हमारी आने वाली नस्लों को ये जंग लड़नी पड़ेगी। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि देश के अंदर ही आप किस प्रकार की जंग लड़ रहे हैं। जंग होती है जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर हो रही है, जैसे रशिया और यूक्रेन के अंदर होती है। आप अपनी आने वाली नस्लों को किस प्रकार से आप
कह रहे हैं कि आने वाली नस्लें ही जंग लड़ेगी। तो देखिए वहां पर जितना ये टेररिज्म है, चाहे बलूचिस्तान में है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में है, तो इसका बेसिक जो हल है वो है कि आप वहां पे बातचीत करें, संवाद करें, उन लोगों के चैलेंजेस को सुने, ना कि जो पंजाब पंजाब प्रांत है जहां जो पंजाबी ऑफिसर हैं वो जाके उनके ऊपर कहर कटाएं। अब आप ये देख लीजिए, बलूचिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान रेलवे ने किसी प्रकार की कोई ट्रेन नहीं चला रहे हैं, तो इसका कितना नुकसान हो रहा है रेलवे को, पाकिस्तान की रेलवे को। हाँ, ये कहते हैं जी 27 फरवरी से हम जो है स्पेशल ट्रेन चला लेंगे, लेकिन एक प्रकार का ये जो है जफर एक्सप्रेस के ऊपर जो हमला हुआ उसकी रेपरकेशन देखिए आप। पूरा का पूरा जो है क्या कहते हैं, आपका रेलवे जो है बलूचिस्तान का वो जो है स्टैंड स्टिल के ऊपर हो गया, ठप हो गया। आम नागरिकों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, आपका इकोनॉमिक लॉस कितना हो रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर से टेररिज्म तभी खत्म हो सकता है जब तक आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी जो है ये जो गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट वाला जो नैरेटिव खत्म नहीं करते हैं और देश को जो है अपना तरक्की की तरफ लेकर नहीं जाते। सबसे बड़ी उसके लिए है कि इनको अपना एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आज की तारीख के अंदर वहां पर तकरीबन 30,000 मदरसे हैं। अरे वहां पर आप क्या उनको पढ़ाई कर रहे हैं, या क्या किस प्रकार की आप उनको शिक्षा दे रहे हैं, जब तक कि वो लोग वो कैसे मेन स्ट्रीम के अंदर आएंगे? क्योंकि उनको जो मौलाना जो मौलवी हैं वो क्या शिक्षा दे रहे हैं, वो बच्चे बिल्कुल, इसलिए मैंने अपने सवाल में पूछा भी था कि ये रूट कॉज क्या है, ये जो समस्या है जी। स्कूल नहीं, मैं आपके पास आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा। मैं नीरज जी के पास चलता हूं। नीरज, आपको क्या रूट कॉज दिख रहा है? मैंने 3-4 ऑप्शंस भी दिए थे कि राजनीतिक अस्थिरता इसके पीछे एक रूट कॉज है, क्योंकि जब से पाकिस्तान बना है कोई भी पीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। धार्मिक कट्टरपंथ हमने देखा वो लगातार हावी रहा है। आतंकी संगठनों को वहां पर लगातार पनाह नहीं, सिर्फ खाद पानी भी वहां पर मिलता रहा है। तो ये इनमें से कौन सा फैक्टर आपको लगता है कि जिम्मेदार है आज के इन हालातों के लिए, या ये जॉइंटली सभी का एक कॉकटेल है? धन्यवाद रोहित। देखिए, ये जो आपने ऑप्शन दिए हैं, ये जिसमें जो सेकंड और थर्ड जो ऑप्शन है, यानी कि जो कट्टरवाद है इनका, इस्लामिक कट्टरवाद, और जो तीसरा आपने कहा कि खाद पानी देते हैं। दरअसल खाद पानी नहीं देते हैं। पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है, स्टेट पॉलिसी रही है, राज्य जो उनकी स्टेट पॉलिसी है, वो दरअसल रही है आतंकवाद की। जैसे कि एक वेलफेयर स्टेट होता है जहां पर आप अपने देश के नागरिकों के लिए भले की सोचते हैं, पाकिस्तान ने हमेशा जो सोचा है कि भारत को किस तरह से डिस्टेबलाइज किया जाए। 1947 में जब से बंटवारा हुआ तब से पाकिस्तान की एक ही नीति है कि भारत को किस तरह से खत्म किया जाए। शुरुआत में उन्होंने जम्मू कश्मीर से किया, अटैक कर दिया उन्होंने। अभी आप एक नया आप कंट्री बने हैं दोनों, और आपने तुरंत सबसे पहले जो हमला कर दिया है जम्मू कश्मीर में कर दिया। चलिए ठीक है, आपने वो किया। उसके बाद आप देखिए ना, आप किस तरह से अपने यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं, आप देखिए उनका जो एपिसेंटर है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है आज। चाहे लश्कर तैयबा हो, चाहे मोहम्मद हो, ओसामा बिन लादेन, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी ग्लोबल टेररिस्ट, वो आपके यहाँ पर छिपकर रहता है। शरीफुल्लाह भी कितनी पुरानी की बात की जा रहे हैं, जो अभी पकड़ कर दिया है इन्होंने, जिसने अफगानिस्तान में यूएस फोर्सेस के ऊपर अटैक किया था। वो कहाँ पकड़ा गया? पाकिस्तान में पकड़ा गया ना। पाकिस्तान ही पकड़ के डोनाल्ड ट्रंप को दिया है ना। तो आप ये मानकर चलिए कि इनकी स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म की। जब तक ये खत्म नहीं करेंगे, और आपको तो याद होगा हिलेरी क्लिंटन ने क्या कहा था कि आप अपने पिछवाड़े में, यानी कि अपने बैकयार्ड में अगर आप स्नेक्स पालेंगे तो ये मत सोचिए कि वो दूसरे को काटेंगे, वो आपको ही काटेंगे। और आज वही हो रहा है कि इनको काट रहे हैं, पाकिस्तान को काट रहे हैं। चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे फिर बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध प्रांत हो, जहां कहीं पर भी आप देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की नीतियों की वजह से है, जो उन्होंने कट्टरवाद और साथ ही जो टेररिज्म की पॉलिसी बनाई, एंटी इंडिया पॉलिसी जो अपनाई, वो आज इनको फिर से इनके जो कहते हैं ना कर्म वापस आ रहे हैं। जो अभी हमारे कर्नल साहब कह रहे थे, जैसा आप बोएंगे वैसे ही आप काटेंगे, फसल काटेंगे। तो वही फसल ये काट रहे हैं आज, और हम देख रहे हैं। और ये तो बहुत बड़ी बात है रोहित की, इनके खुद के मंत्री ने मान लिया, जबकि इनकी जो आर्मी है, चाहे इनकी सरकार है, सारे जितने भी आंकड़े अभी हम देख रहे हैं ना कि 1000 अटैक्स हुए पिछले साल इनके यहाँ पर, और 2023-24 में जो 550 के करीब हुए थे। ये सारे फिगर्स भी फर्ज किए हैं इन्होंने। जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आई है उसकी फिगर्स में भी कम करके दिखाया गया है। पाकिस्तानी आर्मी के कितने बड़े लॉसेस हुए हैं उनको कम करके दिखाया। जैसे करगिल युद्ध में इन्होंने अपनी कैजुअलिटीज को नहीं बताया था। आज के समय में ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से साफ हो चुका है कि इनके यहाँ पर जो कह रहे हैं कि पिछले साल 1000 लोग मारे गए थे, इनके यहाँ पर 2500 लोग मारे जा चुके हैं पिछले साल। और इनकी आर्मी कहती है कि इनके 400 सैनिक मारे गए, 400 नहीं 700 सैनिक पिछले साल इनके मारे गए।
900 अटैक्स इनकी पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हुए हैं, आप ये मान के चलेंगे? ये 900 अटैक किसी पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हुए हैं, किसी प्रोफेशनल आर्मी के ऊपर इतने अटैक्स हो सकते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए, जैसे कि दोहराऊंगा नहीं मैं, जो कर्नल शर्मा ने कहा है कि बलूचिस्तान में किस तरह से दबा के रखा गया। जो खैबर पख्तूनख्वा में है, इन्होंने वजीरिस्तान में आज से 1 दशक पहले इन्होंने जो अपना ऑपरेशन चलाया था, जिसमें गांव के गांव इन्होंने साफ कर दिए थे। इन्होंने कभी हमारे यहाँ पे कभी कोई बड़े वेपन के साथ हमने जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट का मुकाबला नहीं किया। इन्होंने क्या किया, ऊपर से हेलीकॉप्टर से इन्होंने अटैक किया अपने गांव के ऊपर, जिसमें ये कहते थे कट्टरवादी है या जो भी मिलिटेंट्स है उनको तो मारा। इन्होंने गांव के गांव पूरे साफ कर दिए थे। उसी का नतीजा है कि आज ये इस तरह की स्थिति आ गई है कि पाकिस्तान एक पूरी तरह से फेल्ड स्टेट जो है वो उभर कर पूरी दुनिया में आया है। पूरी दुनिया जान चुकी है, इनकी असलियत जान चुकी है कि ये आतंकवादी देश है ये, और ये फलता फूलता इसी आतंकवाद के जरिए है। और जिसके चलते ही इनकी जो आर्थिक जो हालत है वो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से लोग तरसते हैं कि यहाँ पर जम्मू जो पाकिस्तान का इलीगल ऑक्यूपाइड जो जम्मू कश्मीर है, वहां देखिए वहां पर आज भारत के जो है झंडे फहराए जा रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो देख रहे हैं कि भारत के जम्मू कश्मीर में क्या हालत है, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से विकास की लहर वहां बह रही है, और इनके यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान दिखाई दे रहा है कि फ्रेगमेंट ना हो जाए, टूट कर उसके टुकड़े ना हो जाए। बिल्कुल ठीक है। मैं सर्वे के अगले 2 सवाल लेता हूं, फिर मैं हुसैन भाई के पास चलूंगा। सर्वे का मेरा अगला सवाल था कि सेना और सरकार के बीच टकराव के चलते पाकिस्तान में आतंकी संगठन क्या और मजबूत होते जा रहे हैं। 85% लोगों ने कहा हाँ, 14% लोगों ने नहीं में जवाब दिया और 1% ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। अगला सवाल, BLA TTP में चल रही जंग में क्या पाकिस्तानी सेना कमजोर पड़ती नजर आ रही है? BLA और TTP के साथ जो जंग चल रही है, 83% लोगों ने कहा हाँ, कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि दोनों तरफ से घिर गई है जो पाकिस्तानी सेना। एक तरफ TTP है, एक तरफ BLA है, और दोनों अटैक्स भी कर रहे हैं। 15% लोगों ने ना में जवाब दिया और 2% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया। हुसैन साहब, अभी खबरें आई थी कि सेना और सरकार के बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। अभी जो मीटिंग भी हुई थी कुछ दिन पहले, उस मीटिंग में भी ये कहा था जनरल मुनीर ने कि मतलब सरकार को एक तरीके से घेरा था उन्होंने, शहबाज शरीफ को, कि नहीं अगर आप कर पा रहे हैं तो फिर देखिए। तो ये टकराव तो है, ये तो दिखता है, और सेना का अपहरण रहता है ये भी दिखता है। लेकिन क्या ये टकराव आपको लगता है कि इस बढ़ते हुए आतंक के पीछे वजह है? क्योंकि एक बात नीरज जी ने बिल्कुल सही कही कि इतने अटैक सेना पे हों ये सुना नहीं है कहीं भी। रोहित जी, मैंने बिल्कुल जो आपके पैनलिस्ट है मैंने उनकी बात सुनी। अब अगर मैं उनका जवाब दे दूं, पहली बात तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। इस वक्त इस्लामाबाद में जो हुकूमत है, इससे ज्यादा मतलब आप ये कह सकते हैं इतनी ऐसी हुकूमत जिसकी फौज के साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग जारी है, जो शहबाज हुकूमत है वो बिल्कुल आर्मी चीफ के साथ, आर्मी चीफ उनके साथ है, बिल्कुल इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम देखने में आती है। और ये जो कल अभी शायद इससे पहले कर्नल साहब ने बात की कि आर्मी चीफ ने पार्लियामेंट में आके लेक्चर दिया, उन्होंने ब्रीफिंग दी है, और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे एक बात सही की है, जो बात सही भी है कि फौज का जहां जहां काम है फौज अपना काम कर रही है। हाँ, जहां जहां पर गवर्नेंस होनी चाहिए वहां पर उसको होना चाहिए। इस बात को उन्होंने कहा, तो इसको शहबाज साहब ने भी इसको माना है। और इससे मुराद है कि जहां पे हमारे सामने आतंकी होंगे उनका मुकाबला तो गोली से होगा, लेकिन जहां हमारे अवाम है और उनको कोई पैकेज चाहिए, उनको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सहूलियात चाहिए, तो उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर करने के लिए हुकूमत को आगे आना चाहिए। इस बात पे सबका इत्तेफाक राय है। तो इसको ये कहना कि उन्होंने आके इस तरह डिक्टेट किया है या उन्होंने हुकूमत को आके झाड़ा है, ऐसी कोई बात नहीं। दोनों बिल्कुल सेम पेज पर है। इसके बाद मैं आता हूँ आपके नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी मैं राजपूत साहब को सुन रहा था, उन्होंने 2 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। एक तो जी, जो हमेशा मैं जिस भी शो में जाता हूँ ये बात मुझे सुनने को मिलती है कि जी उसामा बिन लादेन का इशू, और फिर अभी उन्होंने बात की शरीफुल्लाह की। राजपूत जी, एक तरफ तो आप कहते हैं फेल्ड स्टेट है और इतने सारे मसले हैं, इसी फेल्ड स्टेट को ट्रंप साहब जो है वो अप्रिशिएट करते हैं कि शरीफुल्लाह जैसे हाई वैल्यू टारगेट को अरेस्ट करने में हमारी आईएसआई ने और हमारी जो आर्मी उसने उनकी मदद की है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। याद रखिए ये ट्रंप का पहला खिताब था कांग्रेस के साथ, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया है इस चीज को। उसामा की बात करते हैं, मुझे एक बात बताएं, आपको लगता है कि उसामा को हमने छुपाया हुआ था, अमेरिका को पता नहीं था, हम उसामा को ऐसा एसेट इस्तेमाल कर रहे थे 2011 के अंदर? तो मुझे बताएं, अमेरिका ने उस टाइम ओबामा वहां के प्रेसिडेंट थे, जब
उसामा का ऑपरेशन हो गया, उनको वहां से ले जाया गया, उनको मार दिया गया, अमेरिका ने क्यों नहीं हम पे अटैक किया, हमको धमकी क्यों नहीं दी? उस अमेरिका ने जिसने 2001 में अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बुझा दी थी, उस अमेरिका ने जिसने WMDs के नाम पे इराक की ईंट से ईंट बुझा दी थी, उसने हमारे खिलाफ ऐसे एक्शन क्यों नहीं किए? तो कहीं ना कहीं इस बात को समझिए, कई चीजें ऐसी होती है जिसमें अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है आपने बात जो बोली, मुझे लगता है कि नीरज इसका जवाब देना चाहेंगे छोटा छोटा टुकड़ों में। हाँ, सर मेरी एक पॉइंट है। हाँ, बोलिए, तो मैं इसको ये कहूंगा, कई चीजें होती हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो कि आपको सामने दिखाई दे रही होती है, बैकग्राउंड पे बहुत कुछ चल रहा होता है, अंडरस्टैंडिंग पीछे भी होती है। ठीक है, मुझे लग रहा है कर्नल साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। नीरज पहले आप बोल दीजिए, फिर मैं कर्नल साहब के पास चलता हूँ। देखिए रोहित भाई, ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात तो कहीं से नहीं आती। अगर आप उसामा बिन लादेन को अपने घर में छिपा के रखते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आपने बार्गेन जरूर किया कि अमेरिका जो उन्हें अफगानिस्तान की तोरा बोरा पहाड़ियों में ढूंढ रहा था और वो आपके यहाँ पर आराम से रह रहा था, आपकी छावनी में, पाकिस्तानी आर्मी की छावनी में शरण में था वो। तो उनको भी लगा कि हाँ ठीक है, अब उनको अपनी बराक ओबामा को अपनी दिखाना होगा, अपनी पॉलिटिक्स करनी होगी उनको, और उन्होंने कहा कि ठीक है चलिए पाकिस्तान से कर लेते हैं हम लोग, उन्होंने दे दिया उनको, तो ठीक है। लेकिन दुनिया के सामने एक्सपोज तो हो गए आप। हिलेरी क्लिंटन ने जो कहा था कि आप अपने घरों में कि बैकयार्ड में आप सांप छिपा के रखते हैं, पालते हैं, छिपा के रखते पालते हैं आप, तो वो आपको ही आज काट रहे हैं। वही आज की पॉलिसी, आपकी हमेशा से पॉलिसी रही है, इसीलिए आज आपको ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि आपके मंत्री खुद कह रहे हैं कि आपकी सरकार नहीं बता रही कि कितने अटैक्स हुए। रोहित भाई, आप यकीन नहीं करेंगे, जब से ट्रेन का जो इनका जफर एक्सप्रेस जो हाईजैक हुई थी, उसके बाद से अगले दिन इनके पाकिस्तान में एक ही दिन में 32 अटैक हुए थे। कोई सोच सकता है 32 अटैक हुए, चाहे टेररिस्ट कहें या मिलिटेंट्स कहें, बलूचिस्तान के कहें। इनकी आर्मी और इनकी जो सरकार है, उन्होंने बताया ही नहीं कि कितने अटैक्स हुए हैं यहाँ पर। मैंने बताया ना, इनकी जो आर्मी है, उन्होंने कहा कि हमारे पास 383 फिगर्स हैं, इनकी जो ISPR की जो फिगर्स है कि वो मारे गए, जबकि जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पे जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 700 सैनिक मारे गए हैं इनकी हमेशा से, आर्मी की हमेशा से कोशिश रही है कि अपनी फिगर्स को कम करके दिखाएं। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो बात चल रही थी, अभी कर्नल साहब भी कह रहे थे हमारी की जो सीक्रेट मीटिंग हुई या जो भी पार्लियामेंट में उन्होंने कहा ब्रीफिंग करने गए थे, उन्होंने साफ तौर से इंडिकेशन दिया गया होगा कि अगर आप सरकार गवर्नमेंट नहीं चला सकते हैं, आप देश नहीं चला सकते हैं, तो हम, जैसे कि उनकी तो परंपरा रही है सट्टा पलट की, आर्मी के रूल ज्यादा करती रही है। एक सवाल का मौका मुझे दीजिएगा, उसके बाद आप मेरा बेशक सारा टाइम ले लें। एक सवाल मैं अपने दोनों पैनलिस्ट से करना चाहता हूं। बोलिए, बस फटाफट कीजिएगा क्योंकि मेरे पास अब सिर्फ 1 मिनट है। बिल्कुल। पहली बात तो ये कि आप बार बार हिलेरी क्लिंटन की बात करें। साहब, अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को समझिए। वहां पे जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसके बयान की वो अहमियत नहीं जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की है। पहले तो इस बात को देख लें। दूसरी बात जो मेरा आप दोनों से सवाल है, जब से जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, इंडिया ने अभी तक उसको कंडेम क्यों नहीं किया? पूरी दुनिया ने कंडेम किया, पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है, इंडिया ने कंडेम क्यों नहीं किया? मुझे इस बात का जवाब दे दें। इसमें कंडेम क्या मतलब, क्या बात कर रहे हैं कि इसमें कंडेम क्या करना? हम आलोचना करते हैं इस तरह के अटैक्स की। सर, कोई सरकारी उसका बयान आना चाहिए ना कि आप अपने हमसाये के साथ खड़े हैं। इसमें क्या बुरा है? नहीं, हमारे प्रधानमंत्री ने बयान दिया ना कि एपिसेंटर है आपका जो देश है वो टेररिज्म का। वो बयान तो नहीं सर, ये वो बयान तो नहीं जो हम सुनना चाह रहे थे। ये तो बड़ा आसान सा बयान। तो ये आप थोड़ी ना, आपकी मर्जी से थोड़ी ना होगा कि जो आप चाहेंगे, आपके कानों को जो अच्छा लगेगा, हम आपको वो वाले बयान देंगे। हम तो जो हकीकत होगी, हम लोग देख रहे हैं कि बलोच जो लड़ाकी हैं वो कितने समय से लड़ रहे हैं। आपने कितने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए वहां पर, जितने वीडियोस आते थे आपकी आर्मी वहां पर किस तरह की क्रूर जो है कार्रवाइयां करती थी, गांव के गांव साफ कर दिए आपने, नौजवान बच्चों तक को साफ कर दिया आपने, टारगेट किलिंग्स की कनाडा में जाकर आपने जब बलूच लीडर्स की टारगेट किलिंग्स की हैं, उनको मार दिया, उनको पता ही नहीं चल पाया आज तक। उसी का नतीजा आप झेल रहे हैं कि आपके यहाँ पे ट्रेन पूरी, कभी रोहित भाई कभी सुना होगा, कर्नल शर्मा आपने कभी सुना होगा कि किसी देश में ट्रेन ही हाईजैक कर ली गई? अरे प्लेन तो हाईजैक होते हैं, बस हाईजैक होती है, लेकिन ट्रेन पूरी हाईजैक कर दी और किसी को पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या हुआ है। और वो बलोच लड़ाके में पूरे वीडियो जारी कर रहे हैं और आप ठीक है। चलिए, माफी के साथ यही रोकना चाहूंगा। बस इतना ही समय था मेरे पास। कर्नल दिनेश शर्मा, फिर हम इस टॉपिक को लेकर आएंगे क्योंकि